नई सरकार के गठन से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर जो है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की है और राष्ट्रपति ने उन्हें नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। नरेंद्र मोदी आज एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और उसके बाद वो राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंपा उनके द्वारा, और अब राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का जो दावा पेश किया गया है, नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा का प्रतीक है और स्थिर सरकार से तेजी से विकास होगा। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी 9 जून यानी रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। हम आपको बता दें कि 9 जून को शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार शपथ देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार शपथ ली थी। 9 जून को ही आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शपथ ली थी और भारतीय राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। यही नहीं, 9 जून को ही आदिवासियों के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर आदिवासी समुदाय को संदेश दे सकते हैं। साथ ही 9 जून को शपथ लेने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों के बलिदान को याद करते हुए उनकी भूमिका का उल्लेख भी कर सकते हैं। इसे इस बात से समझिए कि एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर आदिवासी समुदाय की तारीफ की। अपने संबोधन में उन्होंने अपनी जीत का एक श्रेय एसटी समुदाय को दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। इससे पहले पुराने संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सहयोगी दलों के सांसदों और उनके नेताओं से नरेंद्र मोदी की जिस अंदाज में मुलाकात हुई, उससे गठबंधन की मजबूती के संकेत मिले। और यही वजह रही कि जब नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल पहुंचे तो पूरा एनडीए उनके स्वागत के लिए एक साथ खड़ा हो गया और समर्थन में मोदी मोदी के नारे लगाए। स्वागत है भाई, स्वागत है। सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संविधान को माथे से छूकर प्रणाम किया और संविधान को नमन करने के बाद मोदी बैठक में शामिल हुए। मोदी पर चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने संविधान खत्म करने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब भी मोदी ने दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी एनडीए में इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से गर्मजोशी से मिले। मंच पर बैठने के बाद भी तीनों नेताओं के बीच बातचीत होती दिखी। वहीं नीतीश कुमार इस दौरान नरेंद्र मोदी के पैर छूते भी नजर आए। मंच से अपने समर्थन का ऐलान करने के बाद नीतीश जब लौटे तो उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। इस दौरान चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पहले मोदी के पैर छुए और फिर गले लगा लिया। वहीं मोदी भी उन्हें थपकी देते दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका एक सुर में सभी ने समर्थन किया। पीएम मोदी जब सेंट्रल हॉल पहुंचे तो वहां बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के सभी नवनिर्वाचित सांसद मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। वहीं प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अमित शाह ने इसे पूरे देश के मन की इच्छा बताया। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष।
नरेंद्र मोदी के समर्थन में जोरदार नारे भी लगाए गए और इस दौरान मोदी भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते दिखे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल दलों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर देखा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष बताते हुए दावा किया कि उनके नेतृत्व में विकसित भारत का सपना भी पूरा होगा। विकसित भारत विजन 2047, we are very confident under his leadership, India will become either one or two globally. It is going to happen. चंद्रबाबू नायडू ने पिछले 10 सालों में भारत के विकास का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत से दुनिया में देश का नाम बढ़ा। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत एक ग्लोबल पावर बनकर उभरा है। एनडीए में शामिल जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने में पीछे नहीं रहे। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन देने का दावा किया। साथ ही इशारों में बिहार के विकास के लिए केंद्र से मदद की अपील भी कर डाली। नीतीश ने कहा देश के साथ बिहार भी आगे बढ़ेगा और इसमें जेडीयू उनके साथ है। देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। नीतीश इस दौरान इंडिया गठबंधन को घेरने में भी पीछे नहीं रहे। ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने इस मौके पर एनडीए के मजबूत होने का दावा भी किया। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने गठबंधन धर्म के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया और उन्होंने साथ मिलकर 2047 के विकसित भारत का रोड मैप भी रखा। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। लिहाजा एनडीए दलों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार चलाएंगे। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने एनडीए की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। ये एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। इस मौके पर उन्होंने एनडीए को देश के सपनों और आकांक्षाओं का गठबंधन बताया। एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। उधर प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए संसदीय दल का तीसरी बार नेता चुने जाने पर सियासत भी तेज होती नजर आई। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने न सिर्फ मोदी बल्कि एनडीए पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है, जनादेश इनके खिलाफ गया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एनडीए के भविष्य पर सवाल खड़े किए। बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। इधर समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी मौका मिलने पर गठबंधन धर्म तोड़ देगी। ये दोनों जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के लिए इनके अस्तित्व को समाप्त कर देगी, इसीलिए उनके साथ कोई अलायंस नहीं टिक सकता।
तो वहीं एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल को संबोधित किया और एनडीए को सबसे सफल गठबंधन बताते हुए इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। एनडीए संसदीय दल के संबोधन के दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहा। उन्होंने ईवीएम को लेकर विपक्षी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई। लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमले यही नहीं रुके। उन्होंने आईएनडीआईए गठबंधन पर चुनाव के दौरान माहौल खराब करने की साजिश और दुनिया भर में देश को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने आईएनडीआईए गठबंधन को तकनीक विरोधी और एनडीए को आंकड़ों के लिहाज से सबसे सफल गठबंधन बताया। 18वीं लोकसभा के लिए संसद पहुंचने वाले नवनिर्वाचित सांसदों में 93% सांसद करोड़ों रुपए के मालिक हैं। और हम आपको बता दें, ये जो करोड़ों के मालिक हैं पिछली बार के मुताबिक 5% ज्यादा हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा के नवनिर्वाचित 543 सांसदों में से 504 सांसद करोड़पति हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 240 नवनिर्वाचित सांसदों में से 227 सांसद करोड़पति हैं। वहीं चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के 99 उम्मीदवारों में से 92 उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। डीएमके के नवनिर्वाचित 22 सांसदों में से 21 सांसदों के पास करोड़ों की संपत्ति है। टीएमसी के 29 में से 27 नवनिर्वाचित सांसद करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 37 में से 34 नवनिर्वाचित सांसदों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी, जेडीयू और टीडीपी के जीते हुए सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 42% नवनिर्वाचित सांसदों के पास 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की संपत्ति है। वहीं 19% सांसदों की संपत्ति 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा 32% सांसदों की संपत्ति 1 से 5 करोड़ रुपए के बीच है। केवल 1% जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के पास 20 लाख रुपए से कम की संपत्ति है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सरकार का फ्यूचर रोड मैप भी बताया। उन्होंने काफी गंभीरता से इस बात का दावा किया कि अगले 10 सालों तक एनडीए की सरकार ही देश के लिए काम करेगी। और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के अगले 10 साल का विजन भी पेश कर दिया। अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। मोदी ने यह भी दावा किया कि विकास के जो कार्य पिछले 10 सालों में किए वो सिर्फ ट्रेलर था। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता से किए हर वादे को वो पूरा करेंगे। वहीं एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाषण देने के बाद नरेंद्र मोदी का घटक दलों के नेताओं ने सम्मान किया। इस दौरान मोदी ने नए सांसदों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और एक्टर पवन कल्याण भी मौजूद रहे। दोनों ने भगवान की प्रतिमा नरेंद्र मोदी को भेंट की। मेल मुलाकात के दौरान नई दिल्ली से पहली बार चुनी गई बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्यार से बांसुरी के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया।
और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात के लिए पहुंचे तो नरेंद्र मोदी ने उत्साह से उनकी पीठ थपथपाई। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और राजस्थान से नवनिर्वाचित सांसद दुष्यंत सिंह भी मोदी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने दुष्यंत सिंह के पीठ पर प्यार भरी थपकी दी। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी मार्गदर्शक मंडल की शरण में पहुंचे। सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर गए, उनसे मुलाकात की और आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान मोदी काफी देर तक आडवाणी के घर रुके और उनका कुशलक्षेम जाना। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से अब तक कुल 16 बार मुलाकात कर चुके हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी ने आडवाणी से इसी साल 31 मार्च को मुलाकात की थी, जब भारत रत्न दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे और उनसे भी मुलाकात की। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ पीएम मोदी के पैर छुए तो वहीं शपथ ग्रहण से पहले मंत्रालय को लेकर उन्होंने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नई सरकार में जेडीयू की भागीदारी पर चर्चा हुई। खबरों के मुताबिक एनडीए सरकार के गठन को लेकर जेडीयू की तरफ से कई मांगे सामने आई, जिनमें प्रमुख है रेलवे मंत्रालय की मांग। रेलवे का मांग कर रहे हैं, हमारा पहले भी मुद्दा था रेलवे, निश्चित रूप से हम लोग मांग रहे करेंगे कि रेलवे हो। नीतीश कुमार की पार्टी पिछले काफी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करती रही है। जेडीयू ने इस बार भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सामने रखी। विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू रेल मंत्रालय के अलावा वित्त और कृषि मंत्रालय की मांग भी रख सकती है। साथ ही फॉर्मूले के मुताबिक अगर 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाया जाए तो जेडीयू के 3 मंत्री बनेंगे, जबकि अगर 3 सांसदों पर 1 मंत्री बनाया गया तो फिर जेडीयू के 4 सांसद मंत्री बनेंगे। खबर है कि नीतीश कुमार रेल और कृषि मंत्रालय तो हर हाल में चाह रहे हैं। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। इस बीच बीजेपी की अगुवाई करने वाले एनडीए में शामिल टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। टीडीपी नेता रविंद्र कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। मुस्लिम रिजर्वेशन will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी एनडीए में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पहली शर्त यही रखी थी कि वो मुस्लिम आरक्षण नहीं हटाएंगे, जबकि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी के बाकी नेता मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते दिखाई दिए थे। दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। ऐसे में एनडीए में शामिल टीडीपी का मुस्लिम आरक्षण जारी रखना बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन सकता है। चुनाव दर चुनाव आपराधिक रिकॉर्ड वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार लोकसभा में 46% दागी सांसद बनकर पहुंचे हैं। लोकसभा के नवनिर्वाचित 543 सदस्यों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। नवनिर्वाचित 251 सदस्यों में से 170 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दुष्कर्म, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं। इस बार 4 उम्मीदवारों ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामले दर्ज होने की जानकारी दी है और 27 ने आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामले दर्ज होने की घोषणा की है। गंभीर अपराध के मामलों में आरोपी रहे सदस्यों की संख्या 2009 से 124% बढ़ गई है। एडीआर के मुताबिक 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बरकरार बीजेपी के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49 ने आपराधिक मामले घोषित किए। समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 21 ने अपने खिलाफ आपराधिक आरोप होने की जानकारी दी है, जबकि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 13 सांसदों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 2024 चुनावों के नतीजों के बाद यूपी में कांग्रेस ने रायबरेली के साथ साथ अपनी खोई हुई सीट अमेठी को भी फिर से हासिल कर लिया है। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों पर जीतने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी की 18वीं लोकसभा में सांसद के रूप में एंट्री हो सकती है।
और वो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून के तहत केवल एक सीट से ही सांसद रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें किसी एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रह सकते हैं और केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद प्रियंका गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी को फिर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद यूपी प्रभारी का पद छोड़ दिया है, लेकिन इस बार आए नतीजों के बाद प्रियंका का कद यूपी और कांग्रेस में और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ाने की वजह ये भी है कि रायबरेली से राहुल को वायनाड से बड़ी जीत मिली है और अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़ते हैं तो यूपी के लोगों के बीच गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाकर गांधी परिवार उत्तर के साथ दक्षिण में भी अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बेंगलुरु की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन बीजेपी सरकार पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए थे, जिसके खिलाफ कर्नाटक की बीजेपी इकाई ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई के लिए राहुल गांधी बेंगलुरु की कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने झूठे विज्ञापन प्रकाशित किए, जिसमें 2019 से 2023 की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। सरकार पर सभी लोक निर्माण कार्यों में 40% कमीशन लेने के आरोप लगाए गए। तत्कालीन सीएम बसवराज बोमई पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया गया। साथ ही विज्ञापन के जरिए भ्रष्टाचार रेड कार्ड भी प्रकाशित किया गया। वहीं राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर इन विज्ञापनों को जारी किया। इस मामले में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया भी आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले पाकिस्तान की टीम को एक बड़ा झटका लगा। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे अमेरिका ने बड़ा उलटफेर करते हुए सुपर ओवर में पाकिस्तान को हरा दिया। तो वहीं अमेरिका के हाथों मिली इस हार से पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में आगे की राह मुश्किल हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिका ग्रुप ए में टॉप पर पहुंच गया। अमेरिका के 4 अंक हैं, जबकि भारत 2 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। लीग स्टेज में भारत ने अभी तक 1 मैच ही खेला है, जबकि पाकिस्तान की टीम 2 मैच खेल चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान की सुपर 8 में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। पाकिस्तान के अगले मैच भारत, आयरलैंड और कनाडा के साथ हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान को सुपर 8 में पहुंचना है तो ये तीनों मैच जीतने होंगे। तो वहीं भारत के खिलाफ 9 जून को होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन वाला होगा और भारत के खिलाफ मिली हार T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अभियान खत्म कर देगी। हम आपको बता दें कि अपने अपने ग्रुप से लीग स्टेज की टॉप 2 टीमें सुपर 8 में प्रवेश करेंगी। देश की संसद में एक बार फिर सेंधमारी की कोशिश की गई, लेकिन संसद परिसर में तैनात सीआईएसएफ की मुस्तैदी की वजह से संसद में घुसने की कोशिश कर रहे तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए तीनों आरोपी मजदूर बताए जा रहे हैं, जो संसद भवन परिसर में फर्जी आधार कार्ड बनवाकर घुसने की कोशिश कर रहे थे। घटना 4 जून की है। संसद भवन के गेट नंबर 3 के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसी दौरान 3 मजदूरों ने संसद में एंट्री के लिए अपने आधार कार्ड दिखाए। सीआईएसएफ ने जब तीनों के आधार कार्ड की जांच की तो वो फर्जी निकले, जिसके बाद तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर जो आरोपी हैं वो गेट नंबर 3 से संसद भवन में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों का नाम कासिम, मोनीस और शोएब था। सीआईएसएफ ने तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है और पुलिस ने तीनों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं संसद परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संसद में सेंधमारी की कोशिश का ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए थे। कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई और अब उनकी जमानत अर्जी पर 14 जून को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने दलील दी कि ईडी के अधिकारियों ने समय रहते अपनी जवाब की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई। कुछ देर पहले ही ईडी के जवाब की कॉपी उन्हें दी गई। साथ ही केजरीवाल के वकील ने सुनवाई को वेकेशन बेंच के सामने लिस्ट करने की मांग की। केजरीवाल के वकील के आरोपों का ईडी की ओर से कोर्ट में पेश एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया
उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ केजरीवाल का ही मामला नहीं है, बल्कि बहुत सारे मामले हैं। इससे पहले भी कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर चुका है। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में तपते पूरे उत्तर भारत को जल्दी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून वाली बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार मानसून तय समय से चल रहा है। फिलहाल दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत को तर करते हुए मानसून महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से को छू चुका है। वहीं अगले हफ्ते तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात में भी मानसून की बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 8 जून को महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। यही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी या गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश को शायद ही राहत मिले। यहाँ के कुछ हिस्सों में लू चलने का भी अनुमान है। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना की जांच में जुटी एसीबी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश पर 62 अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर छापेमारी की और इसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एसीबी की रेड में पता चला कि राजधानी दिल्ली में कई क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अस्पताल अवैध रूप से चलते पाए गए, जबकि 40 अस्पतालों में खामियां पाई गई। जी न्यूज ने भी इस मामले में पड़ताल की तो पता चला कि कई प्राइवेट नर्सिंग होम्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। हमारी टीम जब कृष्णा नगर के महेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक पहुंची तो क्लिनिक के मालिक मणि महेश्वरी जी न्यूज के सवालों से बचते नजर आए। यही नहीं, लाइसेंस नहीं होने के सवाल पर भाग खड़े हुए। आपके जो क्लिनिक है उसका लाइसेंस आपने लिया? अरे मैं हाँ, सब जो चाहिए होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एसीबी ने कहा है कि आपका जो क्लिनिक चल रहा है उस क्लिनिक का लाइसेंस नहीं है उनके पास, आप उनसे जाके पूछिए। उनसे मैं पूछ के आया हूँ। दरअसल एंटी करप्शन ब्रांच ने इस क्लिनिक पर रेड की थी और जांच में पाया कि महेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बिना लाइसेंस के चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट एलजी को दी जाएगी। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बोइंग के स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंची। इस दौरान सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही डांस करती नजर आईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुनीता विलियम्स खुशी से झूमती दिखी। स्पेस स्टेशन पहुंचते ही सुनीता विलियम्स स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते ही डांस करने लगी। तीसरी बार अंतरिक्ष में पहुंचने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आई। इससे पहले सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर के स्पेस स्टेशन पहुंचते ही वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने घंटी बजाकर उनका स्वागत किया। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने वहां मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स को गले लगा लिया। सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सदस्यों को अपना दूसरा परिवार बताया। उन्होंने कहा कि ISS इनके लिए दूसरे घर जैसा है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग के 26 घंटे बाद गुरुवार को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा। इसके साथ ही दोनों एस्ट्रोनॉट्स बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन गए। बड़ी बड़ी इमारतों में ऊपर नीचे आने जाने के लिए आपने लिफ्ट का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन अब आप एक लिफ्ट के जरिए अंतरिक्ष तक भी जा सकते हैं। जी हाँ, जापान की कंपनी ओबायाशी कॉरपोरेशन साल 2050 तक एक स्पेस एलिवेटर बनाने जा रही है। स्पेस एलिवेटर एक खास तरह की लिफ्ट है जो धरती से अंतरिक्ष के लिए बनाई जाएगी। स्पेस एलिवेटर के जरिए 3 से 4 महीने या फिर सिर्फ 40 दिन में मंगल ग्रह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। स्पेस एलिवेटर बनने से अंतरिक्ष जाने की लागत भी कम हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक वो अगले साल 2025 में लगभग 8,43,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर देगी।